देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें एक टॉपिक बाकी था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इससे रिलेटेड चीज को हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, जान पहचान हो चुका है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं डाइपोल कहाँ से आया है और उसी पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दो केस से इसको समझेंगे। पहला केस क्या था कि आपके पास एटम है, ये प्लस और गोल का मतलब क्या है, एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस एटम के सराउंडिंग में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इस चार्ज के इफेक्ट से ये एटम डाइपोल में कन्वर्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्कल दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और प्लस प्लस को रिपेल करेगा। तो अगर ये गोल चीज है और इस पे दो तरफ से फोर्स लग रहा है, जो स्ट्रेचिंग फोर्स है, स्ट्रेचिंग फोर्स से इसका शेप चाहे शेप क्या होगा, बदल जाएगा। तो प्लस क्या जाएगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो प्लस इधर आएगा, और माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो माइनस सेंटर इधर आएगा। पहले क्या था कि जब ये चार्ज नहीं था तो अगर ये एटम गोल था तो पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर ठीक बीच में था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस चार्ज की वजह से इसका प्लस सेंटर और माइनस सेंटर एक छोटा सा डिस्टेंस से सेपरेट हो गया है। अभी भी एटम के अंदर है। कोई पूछे कि बताइए कोई चार्ज निकला है, तो बोलेंगे चार्ज नहीं निकला है। तो नेट चार्ज अभी भी जीरो है। लेकिन हुआ क्या, इस चार्ज के इफेक्ट से एटम का दोनों सेंटर एक छोटा सा डिस्टेंस से सेपरेट हो गया है। इस सिस्टम का नाम होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये चीज तो हम पहले भी पढ़े थे कि डाइपोल कहां से आया है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया गया कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम फिर से एक एटम को रख देते हैं तो अब क्या होगा, तो अभी भी अगर हम एटम को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा जैसे यहां पे हुआ। इस चार्ज के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसके वजह से ये फोर्स लगाया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करता, क्या इसका न्यूक्लियस रिपल्शन फील करता, तो नहीं करता। तो ये जो भी काम हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी यहां पे डायरेक्टली चार्ज ना देके क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एटम को प्लेस करेंगे तो बताइए पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किधर रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जितना भी सर्कल पे नेगेटिव चार्ज हुआ इससे फोर्स किधर रहेगा, तो इस साइड रहेगा। अब बताइए फिर से स्ट्रेचिंग फोर्स लग गया तो फिर से एटम को क्या होने किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइपोल में। प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा। तो ये चीज हम समझ सकते हैं। ये फोर्स कहां से लगता था, याद कीजिए आपको सिखाया था कि मान लो कि आपके पास एक रीजन है और इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि जो ऐसे घेर के दिए हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, प्रेजेंट है, और आपसे पूछा जाए कि किसी पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो कैसे निकालते थे, यहां पे टेस्ट चार्ज रखते थे और देखते थे कि इस पे फोर्स किधर लगा, जिधर फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऐसा हम सीखे। तो यहां से कह सकते हैं क्या कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये टेस्ट चार्ज क्या होता था, +1 कूलम, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को पता है तो। नहीं पता है तो क्या बोलेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो दोनों बात एक ही है, जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। यहां पे वही कांसेप्ट लगा है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डाइपोल बन गया। तो डाइपोल कहां से आया है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ना क्या है सर, डाइपोल को हम जान गए, तो डाइपोल में हम क्या पढ़ना है, तो देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले डाइपोल को हम डिफाइन करेंगे। तो डाइपोल को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो या डाइपोल बोलो, लिख देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सिंपल, इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड by a small distance d। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो ये है +q और ये है -q और दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है स्मॉल d। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है, इसको बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, काम हो गया।
इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो सिंपल बोलेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम होता है जो और जिसमें दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस होता है, सेपरेट रहता है, तो उस सिस्टम का नाम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आपको जो नोट्स हम देते हैं नोट्स में लिखा हुआ आपको होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इससे क्या क्या करना है। तो सबसे पहला काम, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे हम नोट करके लिखते हैं, ऑल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जितना भी इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा सभी, ऑल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल is calculated in terms of dipole moment, in terms of dipole moment। ये पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कुछ भी आपको निकालना है, कुछ भी, क्या क्या निकालेंगे वो बाद में आएगा एक एक करके। हम आपको बोल रहे हैं क्या, ऑल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जितना भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा उस सब को हम कैलकुलेट करेंगे किसके टर्म में, तो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के टर्म में सब कुछ निकाला जाएगा। इसके कारण कुछ भी अगर हम फाइंड करते हैं तो किसके टर्म में निकलेगा, डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट किस चीज का नाम है सर? तो देखिए ये डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट के बारे में क्या बोला जाता है कि सबसे पहले तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज गिवन बाय q टाइम्स, q का मतलब है चार्ज, q टाइम्स ऑफ द सेपरेशन, q टाइम्स ऑफ द सेपरेशन एंड its direction is taken as negative to positive। देखिए एकदम सिंपल है, डायपोल मोमेंट के टर्म में जितना भी इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण कुछ भी अगर हम फाइंड कर रहे हैं, कोई भी इफेक्ट उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जितना भी होगा किसके टर्म में कैलकुलेट होगा, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट होता क्या है? तो सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो q टाइम्स ऑफ द सेपरेशन, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां लेंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिएगा यहां पे मान लीजिए आपके पास डायपोल है -q प्लस q, अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, d। किसको तो हम डायपोल बोल रहे हैं, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को लिखते हैं p से, डायपोल मोमेंट को लिखा जाता है p से। तो p क्या है, वेक्टर है, तो डायपोल मोमेंट के ऊपर हम वेक्टर साइन मार, इसका वैल्यू कितना होता है, तो q टाइम्स इनटू सेपरेशन। अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो d पे भी क्या मान लेंगे, वेक्टर, इसको हम वेक्टर बना सकते हैं। तो p वेक्टर बराबर क्या आ गया, q इनटू d। अगर इसका मॉड लिखना चाहते हैं डायपोल मोमेंट का वैल्यू, तो डायरेक्टली लिखेंगे q इनटू d। जो डायरेक्शन हमें किधर लेना है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है। तो आपको डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, समझ आया होगा। अब आगे हम इसके बात करेंगे कि कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, सबसे पहले फाइंड करते हैं टॉर्क। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हेडिंग बना देते हैं, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, उसका वैल्यू फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट है,
इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो देखिए मान लेते हैं कि आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इसमें एक डाइपोल को हम इस तरह से प्लेस करते हैं, ठीक है। ये डाइपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये डाइपोल है। डाइपोल में मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका हम डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि जो डाइपोल मोमेंट है डी वेक्टर इधर जाएगा, सेपरेशन कितना होता है डी, तो सेपरेशन दोनों के बीच का डी है और जो डाइपोल मोमेंट दिख रहा है उसका डायरेक्शन आपको दिख गया। जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मान लेते हैं ऐसा कि थीटा एंगल बना रहा है। अब टॉर्क क्या होता है? सबसे पहले तो टॉर्क जो फाइंड करना है, टॉर्क क्या है, किस चीज का नाम है टॉर्क, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क को पहले समझिए तब हमको ये फाइंड करना आएगा। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। टॉर्क को हिंदी में बल आघूर्ण बोला जाता है। और टॉर्क होता क्या है, इसको बोला जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच में आपको पहले तो निकालना है कि इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, उसके बाद ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अगर ये दोनों चीज हमको पता चल जाए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा काम हो सकता है। तो टॉर्क क्या होता है आपको समझ में आया होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। निकालना किससे? डाइपोल पे। तो क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है और इसमें डाइपोल को हम प्लेस कर दिए, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन को दिया नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसको हम पी वेक्टर बोलते थे, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना डी। और यहां पे मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो टॉर्क बराबर हम क्या लिखेंगे इस फार्मूला से, फोर्स। तो बताइए इस डाइपोल पे फोर्स कितना लग रहा है? तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज पे बात करें तो फोर्स इधर लगेगा और इस पे बात करें तो फोर्स इधर लगेगा। ऐसे नेट फोर्स जीरो है, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म, चार्ज भी इक्वल है, यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, तो चार्ज भी बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो अगर डायरेक्शन अलग है तो नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन नेट फोर्स हम यहाँ पे जीरो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, ये इस लाइन पे लग रहा है और ये इस लाइन पे लग रहा है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन एक ही लाइन पे नहीं लग रहा है। अगर एक लाइन पे रहता चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, तो हम बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है वो दोनों का लाइन क्या है, अलग अलग है। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स जीरो यहाँ पे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि लाइन अलग है। तो फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आपको याद है, E बराबर क्या बोलते थे, F/Q। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, Q into E। तो यहाँ पे E पता है, Q पता है, एक बराबर क्या हो जाएगा, Q into E। यहाँ से भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, Q into E। माइनस क्या पता है, डायरेक्शन, माइनस है तो इधर, प्लस है तो इधर। तो यहाँ से फोर्स निकल गया, तो फोर्स को हम क्या लिख देंगे, Q into E। I into क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऐसा निकलेगा ना कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका वैल्यू क्या है। तो अगर ये d है, यहां से लेके यहां तक d है और ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया है, तो ये वाला कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। यहां से देख लीजिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये है वेक्टर हमारा p और ये हॉरिजॉन्टल से जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बोल रहे हैं, कितना एंगल बनाया, थीटा। इसका दो कंपोनेंट होगा ना, एक x के डायरेक्शन में और दूसरा y के डायरेक्शन में। अगर ये p है और इसका डिस्टेंस कितना है, d, तो अगर ये d है इसको हम क्या बोलेंगे, d cos थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, d sin थीटा। वेक्टर का कंपोनेंट तो हमको कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, कितना होगा, तो d sin थीटा। तो यहां पे वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, d sin थीटा। तो टॉर्क बराबर कितना आ गया, QED sin थीटा। अब ये भी आपको हम बताया था, नोट करके पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कोई भी हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अगर फाइंड कर रहे हैं तो किसके टर्म में होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, P। अब P बराबर क्या लिखते थे, Q into D। अब यहां पे देखो Q और D, तो Q और D की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P। तो क्या आ जाएगा, टॉर्क बराबर आ गया PE sin थीटा। इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, A क्रॉस B, AB sin थीटा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, P sin थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो क्या बन जाएगा, टॉर्क बराबर P क्रॉस E। ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अभी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है टॉर्क, या डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू भी याद रखिएगा और ये कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन भी आपको समझ आया होगा।
तो ये हुआ पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो हम बोलेंगे P क्रॉस E या P sin थीटा। अब ये यूनिफॉर्म था, आपके क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर ठीक है ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए ऐसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए और इसमें हम डाइपोल को रख दें -q और +q को, अब इसमें कितना टॉर्क लगेगा, तो ये सेम रिजल्ट को हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। क्यों, यहां पे हम नोट करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, इसी को लिख देते हैं, यहां से डैश देखें, दिस रिजल्ट इज also valid for non-uniform electric field due to या because लिख सकते हैं, because size of dipole is very small। बताइए डाइपोल बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, तो डाइपोल बहुत छोटा है, इसी कारण से बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों में हम इसी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइज ऑफ डाइपोल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा है तो जहां पर रखेंगे उस रिजल्ट में हम मान सकते हैं कि बहुत छोटा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टॉर्क कितना लगता है, तो एक चीज आपको सिखा दिया गया। अब आगे देखते हैं, अब इसका हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के कारण हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो किसके टर्म में निकलेगा, तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास एक डाइपोल है +q और -q, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, d। इसमें तीनों केस बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहला बनेगा केस 1, हम लेके चलते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो केस 1 में क्या बनेगा, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट हमको फाइंड करना है। एक्सिस किसको बोलेंगे, तो जो डाइपोल का जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग को अगर हम आगे बढ़ा दें, इस लाइन को हम बोल सकते हैं कि एक्सिस ऑफ डाइपोल है, इसको हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल है। अब मान लीजिए किसी एक्सिस में पॉइंट है, पॉइंट यहां भी हो सकता है, पॉइंट यहां भी हो सकता है, कहीं भी ले सकते हैं इस एक्सिस से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कहीं पे पॉइंट लीजिए, इधर लेना है, इधर लीजिए, इधर लेना है, इधर लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा ये है, जिसका नाम P है। इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन दिखाइएगा, ये डाइपोल है और ये डाइपोल का सेंटर होगा। तो मान लेते हैं यहां से कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि जो d का वैल्यू है वो 2a के बराबर है। अगर ये 2a रहेगा तो ये a बन जाएगा और ये भी a बन जाएगा, ठीक है। और इस सेंटर से जो भी हम डिस्टेंस लेंगे, इस सेंटर ऑफ डाइपोल, इस पॉइंट को बोलेंगे कि सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस लेंगे। मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से वो r है, ठीक है। अगर सेंटर से डिस्टेंस r है तो वो पूछेंगे पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि r माइनस a होगा। ये टोटल r है तो यहां से कितना होगा, तो r से घटा दीजिए। अगर कोई पूछे कि नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि r प्लस a होगा, क्योंकि सेंटर तक डिस्टेंस कितना है r, और r से आगे कितना जा रहा है a, तो r प्लस a। तो डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे दिखाना है। डिस्टेंस कहां से लेना है, सेंटर ऑफ डाइपोल से। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए डाइपोल में दो चार्ज, एक +q एक -q, तो यहां पे भी आपको लगेगा कि दोनों चार्ज मिला के टोटल चार्ज तो 0 है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही नहीं चाहिए। तो सही बात है, नेट चार्ज 0 है, लेकिन क्या बताइए एक ही पॉइंट पे दोनों चार्ज है। अगर एक पॉइंट पे दोनों चार्ज होता तो हम बोल सकते थे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज, तो आउटवर्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। इसको हम दिखा देते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको लिख देते हैं E+q। अगर हम इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालेंगे तो इनवर्ट होगा, तो इसको हम दिखाएंगे E-q। अब ये दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पे एक दूसरे से घटा दीजिए तो काम हो जाएगा। तो निकालते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन बस कर लेना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं E+q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो वैल्यू क्या होता था, पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r², तो kq डिवाइडेड बाय r कितना है
तो r माइनस a का भी होल स्क्वायर। अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज तो फिर से ये पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर से क्या बोलेंगे kq बाई r स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे r प्लस a का भी होल स्क्वायर। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नेट निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नेट लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। आपको देख के पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है kq बाई r स्क्वायर। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो यहां से बताइए ये डिस्टेंस कम है ना, तो अगर ये डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या बोलेंगे कि ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो आप ऐसे लिखना नेट निकालने के लिए। हाँ तो देखिए हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, तो आप नेट कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली जोड़ के। तो यहां पे जोड़ के दीजिए तो हम क्या लिखेंगे E प्लस Q अब प्लस E माइनस E। अगर जोड़ेंगे तो डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा कि एक इधर है एक इधर है, तो दोनों क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस होगा। अब वैल्यू पुट कीजिए तो E प्लस Q, यहां से डायरेक्शन भी आप ले ही लो तो आपको ज्यादा आसान होगा। हम डायरेक्शन किसके हिसाब से लेंगे, तो जितना भी चीज का कैलकुलेशन है वो डाइपोल मोमेंट के टर्म में होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम बोलेंगे इधर होगा। तो यहां से क्या कीजिएगा E प्लस Q का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ले लीजिए, और जो ये E माइनस Q का है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लीजिए। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शन लेते हैं तो क्या यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहां पे बोल सकते हैं p कैप और यहां पे बोल सकते हैं माइनस p कैप। ये क्या दे दिया डायरेक्शन। अब यहां से जो हम जोड़ रहे थे कि नेट निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा, अब जोड़ना ऑटोमेटिक माइनस कैसे आएगा, तो ये डायरेक्शन से आप देख लीजिए। तो यहां से क्या लिखेंगे kq बाई r माइनस a का दी होल स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे p कैप और यहां पे लिखेंगे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज तो kq डिवाइडेड बाय r प्लस a का दी होल स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस p कैप। अब वीडियो में देखिएगा दिख रहा होगा सब कुछ, थोड़ा कट गया है तो इधर मिटा देते हैं हम, इसका वैल्यू आप देख लीजिएगा, इधर ही लिखते हैं। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, दोनों को हम जोड़ रहे थे डायरेक्शन के साथ। तो एक का वैल्यू था kq बाई r माइनस a का दी होल स्क्वायर और डायरेक्शन किधर ये प्लस q का है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे p का। अब प्लस नेगेटिव वाला लिखिए तो इसका वैल्यू क्या होगा kq बाई r प्लस a का दी होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट क्या है अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना, यहां पे लिखेंगे माइनस p का। अब इसको सॉल्व कीजिए प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा kq बाई r माइनस a का दी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस kq बाई r प्लस a का दी होल स्क्वायर, और दोनों के कॉमन में क्या कर लीजिए p कैप दोनों का कॉमन कर लीजिए, और यहां से एलसीएम लेके तो बस सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा r माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। आप इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कीजिएगा वैल्यू कितना ही आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको हम लेते हैं तो ये वाला बचेगा, और इसको लेंगे तो ये वाला बचेगा, तो ले लीजिए। तो यहां से क्या होगा kq इनटू में क्या लिखेंगे r प्लस a का दी होल स्क्वायर, अब माइनस यहां भी kq और यहां पे क्या बचेगा r माइनस a का दी होल स्क्वायर। क्लियर है, विश्वास ना हो तो आप एलसीएम दोनों को गुणा करके देख लीजिएगा, वैल्यू यही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, सॉल्यूशन बस रह गया है। तो देखिए क्या आएगा, ई नेट को हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का दी होल स्क्वायर, और ऊपर में है kq, इसको कॉमन कर लीजिए दोनों में है ना, r प्लस a का दी होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, अब माइनस अब इसका होल स्क्वायर, तो माइनस से गुणा करते चलिए तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा 2a, यही आएगा। अब यहां से जो कट रहा है कैंसिल आउट कीजिए, r स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर a स्क्वायर, क्या बचा, तो यहां से बचा 4ar kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। यहां पे एक चीज हम सपोज करेंगे, जो r लिए थे r, तो जो r का डिस्टेंस है वो a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। a क्या था सेंटर ऑफ डाइपोल से चार्ज का डिस्टेंस, जो कि से बताइए अगर ये डाइपोल है ये प्लस q और ये माइनस q, तो ये बीच का डिस्टेंस d लेते हैं, और d का वैल्यू कितना था 2a, तो d तो ऐसे ही छोटा होता है तो a का वैल्यू और भी छोटा हो जाएगा। तो हम यहां से क्या बोलेंगे
कि r का जो वैल्यू होगा वो a के कंपेयर में बहुत ज्यादा हम सपोज कर रहे हैं। तो अगर r बहुत बड़ा है और a बहुत छोटा है तो a छोटा है a का स्क्वायर और छोटा, उसका भी स्क्वायर और छोटा, इसको हम यहां से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो e नेट आएगा वो कितना आएगा 4ar k क्यूब डिवाइडेड बाय r के पावर r स्क्वायर तो बचेगा ना, तो r के पावर कितना हो जाएगा 4, r से r कैंसिल आउट हो कितना बचा 4a into k क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा और यहां पे क्या लिखना है p कैप, क्योंकि यहां पे साथ में था ठीक है। अब एक लाइन और है देख लीजिएगा, और इसको बस देखना नहीं है। अब जब भी वीडियो को देखो तो साथ में कलम लेके बैठो, जो भी वीडियो दिखता है उसको साथ साथ कैलकुलेट करो, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देख के छोड़ दीजिएगा तो सिनेमा थोड़ी चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, देख के नहीं छोड़ सकते इसको, प्रैक्टिस करेगा तभी आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। तो ई नेट का वैल्यू कितना आ रहा है देखिएगा, यहां पे क्या बचा 4a k क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। हम आपको बताए थे कि जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं डाइपोल मोमेंट, तो सोचो कि इस वैल्यू से डाइपोल मोमेंट कैसे आ सकता है। P बराबर होता था Q into D, और D का वैल्यू 2a लिए है तो 2 हम इसको लिख सकते हैं 2a into Q, D का वैल्यू 2a पुट कर दिए। अब यहां से देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 into 2 a into Q into k अब बटा r क्यूब। अभी भी सब सेम चीज है, 2 दूना 4 4 a k क्यूब इनटू p का। अब बताइए 2a क्यूब को हम p बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे ई नेट कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 2kp अपॉन r क्यूब और साथ में p का। दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो कि आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली आपका डेरिवेशन आएगा 5 मार्क्स का, और ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में और आपको आना भी चाहिए। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पहला हम फाइंड किए हैं, केस 2 और केस 3 अभी बाकी है, तो अब इतना कंप्लीट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।